इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एवेंजर्स एंड गेम थिएटर्स में री रिलीज फिर से रिलीज होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ठीक डूम्सडे से पहले आ रही है। एंड गेम एक बार फिर से देखना। एंड उसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन था वो डॉक्टर डूम ही था। एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हैमर से एक आर्मर फोर्ज करने की आवाज आ रही थी ना, वेल वो टोनी नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम था जो अपना आर्मर बना रहा था। और तो और अब जो एंड गेम फिर से मार्वल रिलीज करेगा उसमें वो एक नया अलग ही पोस्ट क्रेडिट सीन ऐड कर देगा। और जाहिर है ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअल में विक्टर वॉन डूम से रिलेटेड होगा। यानी यही पोस्ट क्रेडिट सीन हमें बताएगा कि एंड गेम डायरेक्टली कैसे डूम्सडे से कनेक्ट करती है। सो अगर तुम्हें डूम्सडे की स्टोरी समझनी है तो तुम्हें एवेंजर्स एंड गेम फिर से देखनी ही पड़ेगी जब वो री रिलीज होगी विद अ न्यू पोस्ट क्रेडिट सीन। दैट मीन्स एवेंजर्स डूम्सडे इज ट्रूली एवेंजर्स एंड गेम पार्ट 2। तो भी एक दो दिन पहले ही मार्वल ने अनाउंस किया कि एंड गेम को डूम्सडे से ठीक पहले थिएटर्स में री रिलीज किया जाएगा। ये मार्वल के ये बताने की निंजा टेक्निक है कि तुम्हें डूम्सडे की स्टोरी को समझना है तो एंड गेम फिर से जाकर देखो, उसकी एंडिंग ध्यान से देखो, उसका जो नया पोस्ट क्रेडिट सीन हम ऐड करेंगे उसे भी देखो कि कैसे एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल कर करके टीवीए के रूल्स तोड़े और स्टीव रॉजर्स ने अपनी बाबू के साथ रहने के चक्कर में मल्टीवर्स की ऐसी तैसी कर डाली। ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डूम्सडे का पूरा सेटअप तो एंड गेम में ही हो चुका था। एंड गेम के बाद जितनी मूवीज आई उनमें से लोकी सीरीज, क्वांटम मेनिया, नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और डेडपूल एंड वुल्वरीन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो सारी मूवीज हैं जो मल्टीवर्स के नियमों को सेट करती हैं, बताती हैं कि इनकर्जन्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट टाइमलाइंस कैसे बनती हैं और इनकी वजह से मल्टीवर्स कैसे डिसरप्ट होता है। एंड गेम जिसके नाम में ही एंड वर्ड है वो एक्चुअल में बिगिनिंग थी और पहले तो हमें कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन देखने को नहीं मिला एंड गेम और डूम्सडे के बीच, बट इस बार मार्वल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और इसीलिए अब जो एंड गेम री रिलीज होने जा रही है उसमें एक नया पोस्ट क्रेडिट सीन भी शामिल होगा। नाउ आई गेस इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैप्टन की स्टोन्स वाली जर्नी का वो एग्जैक्ट वो मोमेंट दिखाया जाएगा जिसमें इनकर्जन हुआ होगा एंड जिसकी वजह से डूम का यूनिवर्स खत्म हो गया या फिर मे बी उसकी फैमिली मारी गई। ऑल इन ऑल ये नया पोस्ट क्रेडिट सीन सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप इसे मिस तो कर ही नहीं सकते ना। अगर तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया तो सीधे बता देता हूं कि एंड गेम में डूम्सडे को इवन आरडीजे के डॉक्टर डूम को कब किस सीन में सीक्रेटली टीज किया गया था। सो सीन ये है कि गाइस सबसे पहले तो टोनी स्टार्क उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन से ही विजन्स देखना स्टार्ट कर दिया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही टोनी ने कहा था कि एवेंजर्स की मौत का कारण वही बनेगा। टोनी को पीटीएसडी थी, उसे अचानक से उल्टे सीधे सपने आने लगते थे। नाउ अब तुम चाहो तो इन्हें मीनिंगलेस सपने समझकर इग्नोर कर सकते हो या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के सपनों से इसे जोड़ कर देख सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज जब सिनिस्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो सिनिस्टर उसे बताता है कि ये तुम आजकल ठीक से सो नहीं पाते, तुम्हें अजीबोगरीब डरावने सपने आते हैं, ये मेरी ही करतूत है। बेसिकली उन सपनों में स्ट्रेंज को एक अल्टरनेट टाइमलाइन दिखा करती थी। तो मेरी थ्योरी ये है गाइस कि आयरन मैन 3 में हमने ये जो सीन्स देखे थे कि टोनी अचानक से सपने देखते हुए हड़बड़ाकर उठ जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट एज ऑफ अल्ट्रॉन का ये सीन जहां वांडा जब टोनी को वश में करने की कोशिश करती है तब वो टोनी के माइंड में झांक पाती है और यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि टोनी को ये जो विजन था ये वांडा ने अपने इल्यूजन से दिखाया था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि सच तो ये है कि वांडा इससे पहले कि टोनी को कंट्रोल कर पाती उससे पहले उसने टोनी के दिमाग में झांका और झांकते ही उसे तबाही की तस्वीरें और एवेंजर्स की मौत, चारों तरफ केओस और अपोकलिप्स ये सब दिखाई दिया और ये सब देखकर वो खुद ही डर गई। मतलब वांडा टोनी को कंट्रोल नहीं कर रही थी बल्कि उसके दिमाग में झांककर वो खुद डर रही थी। तुम खुद वांडा के चेहरे पर ये डर साफ देख सकते हो क्योंकि वांडा ने सोचा था कि बाकी हीरोज की तरह टोनी को आसानी से काबू कर लेगी, वो तो एक ह्यूमन बीइंग है। बट अल्टीमेटली टोनी के दिमाग में जो सीन्स, उसके सपने, उसके थॉट्स जो पहले से मौजूद थे वो सब वांडा ने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे और इसीलिए वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। यानी इसका मतलब साफ है कि अपना टोनी एक्चुअल में टोनी स्टार्क कभी था ही नहीं, वो था विक्टर वॉन डूम। बस ही हू रिमेन्स ने उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन को इस तरह से बदला कि स्टार्क्स ने उसे अडॉप्ट किया और उसे डूम से एक स्टार्क बना दिया। अपनी थ्योरी के बहुत से प्रूफ मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, लाइक एंड गेम में टोनी का हावर्ड से ये सुनकर चौंक जाना कि हावर्ड की बीवी प्रेग्नेंट है, क्योंकि वहां पर टोनी की बर्थ की टाइमिंग कुछ मैच नहीं हो रही थी। इसके अलावा आज तक ना किसी आयरन मैन मूवी में ना किसी और एमसीयू मूवी में यह दिखाया गया कि टोनी ही हावर्ड और मारिया का बायोलॉजिकल सन है। हावर्ड का टोनी को अपनी ग्रेटेस्ट क्रिएशन कहना, ना कि अपना सन, ये सारे कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि टोनी हावर्ड और मारिया का असली बेटा था ही नहीं बल्कि उसे अडॉप्ट किया गया था। नॉट टोनी ने ये जो विजन देखा था, ये विजन आई थिंक उसके डूम वाले सबकॉन्शियस ने उसे दिखाया था। सपने में जो टोनी उठपटांग चीजें देखा करता था ये भी उसकी डूम वाली पर्सोना ही उसे दिखाती थी कि कैसे वो फ्यूचर में सारे एवेंजर्स को मार देगा।
फ्यूचर में यानी डूम्सडे में। एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कड़ी जो एंड गेम को डायरेक्ट डूम्सडे से जोड़ती है, और जो बात हमें डूम्सडे के अनाउंसमेंट के टाइम ही बोल दी गई थी कि टोनी स्टार्क की डेथ से विक्टर वॉन डूम का सीधा कनेक्शन है, वो बताता हूं तुम्हें। सो एंड गेम पूरी मूवी ही धांसू थी, लेकिन एक चीज उसमें मुझे बहुत अजीब लगी थी और आज तक उसका जवाब नहीं मिला। टोनी ने थानोस से स्टोन्स लिए, स्नैप किया और मारा गया, बट इस सीन के बाद हमें टोनी की बॉडी कहीं भी नहीं दिखाई गई, लिटरली कहीं पर भी नहीं। सोचने वाली बात है, टोनी की बॉडी आखिर कहाँ गई? फ्यूनरल सीन में भी एक बार को टोनी की बॉडी एक आखिरी बार तो दिखानी ही चाहिए थी, ताकि फ्यूनरल में आए लोग उसे आखिरी बार देखकर ट्रिब्यूट दे सकें, लेकिन नहीं, वहां पर उसकी बॉडी नहीं थी, सिर्फ उसका पहला वाला आर्क रिएक्टर था। तो ये बात मुझे तब भी अजीब लगी थी और आज भी लगती है कि आखिरकार टोनी की बॉडी गायब कहाँ हो गई। अब यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि शायद पेपर टोनी की मौत को पचा नहीं पाई और उसने टोनी की बॉडी किसी हाईटेक चैम्बर में रख दी, इस उम्मीद में कि शायद वो उसे रिवाइव कर सकती है या ऐसा ही कुछ। और अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इधर पेपर ने टोनी की बॉडी को किसी साईफाई चैम्बर में रखा, इस उम्मीद में कि टेक्नोलॉजी की मदद से शायद आगे वो उसे रिजरेक्ट कर सके। और उसके बाद इधर लोकी सीजन 1 में सिल्वी ने ह्यू रिमेन्स को मार दिया। ह्यू रिमेन्स के मरते ही क्या हुआ कि उसने 616 टाइमलाइन में जो इवेंट्स बदलकर विक्टर को टोनी में बदल दिया था, वो सारे इवेंट्स अब निल हो गए, अनडू हो गए, और टोनी की एंड गेम वाली बॉडी जिसे पेपर ने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था, वो वापस से समहाउ रिजरेक्ट हो गई, और इस बार अपनी असली मेमोरीज के साथ। यानी अब जो जागा था वो टोनी नहीं बल्कि विक्टर था, और उसे अब सब पता है कि ही हू रिमेन्स ने कैसे उसकी पूरी जिंदगी उसे एक कठपुतली की तरह नचाया है, ताकि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स में फिर से कोई वॉर करके तबाही न मचा दे। एंड अब जब विक्टर की सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं उसके पास और उसका चेहरा भी खराब हो चुका है, तो अब उसे आयरन मैन और स्टार्क के नाम से बेहिसाब नफरत होने लगी है, क्योंकि वो स्टार्क के शेल में रहा और अपनी असली पहचान खो दी। स्टार्क की हीरो वाली लेगेसी से डूम नफरत करेगा, बहुत नफरत करेगा, और खुद को एक एंटी स्टार्क के तौर पर तैयार करेगा, यानी एक नया आर्मर बनाएगा, और यही आर्मर होगा डॉक्टर डूम आर्मर, इंक्लूडिंग द मास्क। और शायद इसीलिए आरडीजे ने कॉमिक कॉन में कहा भी था कि न्यू मास्क सेम टास्क, यानी मास्क नया है बट काम और आदमी अभी भी वही है। इसके बाद डूम सबसे पहले तो कैंग वेरिएंट्स को टारगेट करके उन्हें खत्म करेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ कैंग्स वगैरह अभी जिंदा है, तो उनकी स्टोरी तो अभी फिनिश करनी ही पड़ेगी। यानी सबसे पहला नंबर लगेगा कैंग्स का। उसके बाद एक बार कैंग्स खत्म हो जाएंगे तो फिर डूम टारगेट करेगा मल्टीवर्स को। स्टीव रॉजर्स और लोकी का नंबर भी यहीं से लगेगा, क्योंकि स्टीव जो बातें तो बहुत ईमानदारी और सच्चाई की करता है, उसने अपने पर्सनल लालच के चक्कर में पेगी के साथ कई साल बिताए और एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट करके इनकर्जन करा दिया। ना हो सकता है कि इस अल्टरनेट टाइमलाइन जिसमें स्टीव ने इनकर्जन कराया है उससे ही डूम का कोई कनेक्शन हो सकता है डूम के असली पेरेंट्स उसी टाइमलाइन में रहते हों जो अब स्टीव के इनकर्जन की वजह से मारे जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला नंबर तो जाहिर है स्टीव का ही लगेगा, बट इससे पहले कि डूम स्टीव तक पहुंचकर उसे मारे, लोकी स्टीव को उठवाकर टीवीए में भिजवा देगा और फिर डूम जाएगा टीवीए और लोकी के पीछे। अब सवाल यह है कि एक्स-मैन इस स्टोरी लाइन में कहां पर फिट होंगे, तो इसका जवाब है मोनिका और उसके 1005 यानी एक्स-मैन के यूनिवर्स में जाने से हुआ इनकर्जन। में भी हो सकता है कि डूम जाकर 1005 पर अटैक कर दे, वो भी जानबूझकर, केवल इसलिए ताकि मोनिका एक्स-मैन को ये बताए कि ये तो 616 का एवेंजर है, टोनी स्टार्क है, और इसी ने तुम सारे एक्स-मैन पर हमला किया है। इसके बाद एक्स-मैन 616 पर अटैक करेंगे आके बदला लेने के लिए। जाहिर है इससे होगा क्या कि जिन हीरोज को मिलकर डूम को रोकना चाहिए था, यानी एवेंजर्स और एक्स-मैन, वो ससुरे आपस में ही लड़ जाएंगे और डूम को अपने प्लान को फिनिश करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। बैकग्राउंड में वो अपना काम पूरा कर लेगा, मतलब फुल ऑन मैनिपुलेशन। तो इस थ्योरी के हिसाब से, एंड ये जस्ट एक थ्योरी है, इसके हिसाब से फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो डॉक्टर डूम आया था वो और कोई नहीं 616 का ही स्टार्क, आई मीन विक्टर वॉन डूम था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें ये थ्योरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो। सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.